नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक नई वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संविधान सभा क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या है और उसमें जो समितियां बनाई गई थी संविधान सभा के लिए, छोटी बड़ी समितियां क्या हैं, और उनमें से जो मेन समिति है प्रारूप समिति, कांग्रेस विशेषज्ञ समिति, ठीक, इन सब के बारे में और भी फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, मेहनत लगती है, आप लोगों को तो पता ही होगा। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। लाइक तो दे ही दीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, बताइए। तो चलिए, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग ये समझे थे कि संविधान सभा के जो गठन की प्रक्रिया है वह कैसे होती है, यानी कि अंततः संविधान सभा का गठन कैसे होता है। तो आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि संविधान सभा का जो गठन है वह अंततः किस योजना के तहत गठन होता है, और संविधान सभा का जो बैठक होता है वह कब होता है, पहली बैठक कब होती है, और उसमें कितने लोग भाग लेते हैं और किस किस समुदाय के लोग भाग लेते हैं। क्या मुस्लिम लीग संविधान सभा में भाग लेती है कि नहीं लेती है, या फिर पूरी तरीके से संविधान सभा से दूर रहती है, या आंशिक रूप से होता है। तो इन सब का अगर जवाब पाना है आप लोगों को तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप लोग उससे जा करके आसानी से देख सकते हैं। और उस वीडियो को और इसको देख करके एक दूसरे से रिलेट करेंगे तो आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है बेहद बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा क्या है, संविधान सभा की जो डिफिनीशन है वह एक बार जान लेते हैं। मन में सवाल आएगा संविधान सभा की डिफिनेशन का क्या काम है। अरे भाई, काम है तभी तो हम बताने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की परिभाषा क्या है। किसी भी संप्रभु या प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र द्वारा संविधान की रचना करने के लिए, किसी भी संप्रभुता संपन्न या प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र द्वारा संविधान की रचना करने के लिए उस राष्ट्र के जनता द्वारा संविधान पर विचार करने और उसे स्वीकार करने के लिए, संविधान पर विचार करने और उसे स्वीकार करने के लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के निकाय को, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के निकाय को क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। अब एक सवाल खड़ा होकर के आ जाएगा कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का निकाय, तो क्या हमारे देश का जो संविधान सभा का गठन किया गया था, क्या यह पूरी तरीके से जनता द्वारा चुना गया ही निकाय था या फिर कुछ और था। तो दोस्तों, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दिया जाए कि हमारे जो संविधान सभा का जो गठन था, हमारे देश के संविधान सभा का जो गठन था वह आंशिक रूप से चुनी गई थी, और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। संविधान सभा जो है वह आंशिक रूप से चुनी गई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इस बात पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ठीक है, आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। क्या होता है फिर बाद में, तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इसके पहले वीडियो में माउंटबेटन योजना के तहत जब भारत और पाकिस्तान बंटवारा होता है, जब देश आज़ाद होता है तो भारत और पाकिस्तान का क्या होता है, बंटवारा होता है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग पहली संविधान सभा का बहिष्कार करता है, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग का भी दो भाग डिवाइड होता है। मुस्लिम लीग का दो भाग डिवाइड होता है, एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और एक क्या होता है, भारतीय मुस्लिम लीग। तो ध्यान रखिएगा साथियों, जो भारतीय मुस्लिम लीग है वह अपनी संविधान सभा में सीट ग्रहण पहले नहीं किया था, लेकिन फिर बाद में भारतीय मुस्लिम लीग के जो सदस्य होते हैं वह अपनी सीट संविधान सभा में ग्रहण कर लेते हैं, और देशी रियासतें भी
संविधान सभा से अपने आप को दूर रखती हैं, लेकिन फिर भी जब भारत आज़ाद होता है तो देशी रियासतों के अधिकांश जो सदस्य होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वह भी संविधान सभा में अपनी सीट ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से अगर बात किया जाए तो 384 टोटल सीटें थी, लेकिन उनमें से संविधान सभा जो है 389 कितनी 389 टोटल सीटें थी, लेकिन इनमें से 299 सीटें ही भर पाई। संविधान सभा की कितनी 299 सीटें ही भर पाई बाद में माउंटबेटन योजना के बाद। ठीक है, अंततः कितने 389 सीटें थी और जिनमें से 299 सीटें ही भर पाई। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, जब संविधान बन करके तैयार होता है, अंत में जब संविधान बन करके तैयार होता है यानी कि 26 नवंबर 1949 को उपस्थित 284 लोग उपस्थित होते हैं। कितने लोग 284 लोग उपस्थित होते हैं। तो 284 लोग ही संविधान पर अंततः अपने हस्ताक्षर करते हैं। कितने लोग 284 लोग ही संविधान पर अपने क्या करते हैं हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर करते हैं। ठीक, तो आप लोग यहाँ तक तो जान ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं। जब संविधान की क्या होती है दूसरी बैठक होती है, संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946। इसमें क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसको बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के ही तहत संविधान का जो आप लोग उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना देखते हैं, इसी उद्देश्य प्रस्ताव के तहत ही अस्तित्व में आया। अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, यह संविधान में जो भी आइडियल यानी कि आदर्श जो मौलिक बातें निर्मित यानी कि लिखी गई हैं संविधान में, वह उद्देश्य प्रस्ताव में कहीं ना कहीं झलकता है। और इसका एक शार्ट रूप उद्देशिका में भी आप लोग जो संविधान का आदर्श देख पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा कि प्रस्तावना को कब अपनाया गया था, प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया, इसके बाद उद्देशिका को अपना लिया गया। फिर क्या होता है कि जब 2-3 बार क्या होता है संविधान सभा का बैठक हो जाती है, फिर ब्रिटिश सरकार का एक प्रतिनिधि क्या विंस्टन चर्चिल महोदय, कौन है विंस्टन चर्चिल महोदय, ये तो संविधान सभा की वैधता पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। संविधान सभा की वैधता पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं कि संविधान सभा वैध होगी कि नहीं। ठीक है, ये तो हो गया। फिर इसके बाद एक और संविधान सभा के ही सदस्य, किसके संविधान सभा के ही सदस्य क्या M.R. जायकर जी, संविधान सभा के ही सदस्य M.R. जायकर जी, ये भी अपना एक विचार व्यक्त करते हैं कि संविधान सभा संप्रभु निकाय नहीं है और उसकी जो शक्तियां हैं, किसकी संविधान सभा की जो शक्तियां हैं, वह मूलभूत सिद्धांतों और प्रक्रियाओं की दृष्टि में मर्यादित है। क्या संविधान सभा की जो शक्तियां हैं वह मूलभूत सिद्धांतों और प्रक्रियाओं की दृष्टि में क्या है मर्यादित है। कहने का मतलब क्या था उनका कि संविधान सभा जो है वह कैबिनेट मिशन योजना के तहत अस्तित्व में आई। ठीक है, संविधान सभा क्या है कैबिनेट मिशन योजना के तहत अस्तित्व में आई, जो कि आप लोगों को पहले वाली वीडियो में बताया गया है। ठीक है, अब जो कैबिनेट मिशन है वह जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं क्या है ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता में आई थी। क्या ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता में आई थी, यानी कि कैबिनेट मिशन जो है वह ब्रिटिश संसद के अधीन है, ब्रिटिश संसद के क्या थे अधीन थी। और इसके बाद संविधान सभा का जो आह्वान होता है वह ब्रिटिश सरकार के या ब्रिटिश संसद के किसी एक प्रतिनिधि द्वारा यानी कि गवर्नर जनरल द्वारा होता है। क्या है संविधान सभा का जो आह्वान होता है वह गवर्नर जनरल द्वारा किया जाता है, जो कि एक ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधि है।
और फिर इसके बाद अंततः ये भी विचार जाहिर करते हैं कि जो संविधान बनकर तैयार होगा, संविधान सभा द्वारा जो संविधान बनकर के तैयार होगा, इस पर विचार करने के लिए क्या किया जाएगा, ब्रिटिश संसद को अनुमोदित किया जाएगा, यानी कि ब्रिटिश संसद को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। इतना तो विचार एम.आर. जायकर जी अपना व्यक्त कर देते हैं। फिर क्या होता है, इसके अगेंस्ट यानी कि इसका जो उत्तर देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देते हैं। क्या, एक्सक्यूज मी साहब महोदय, क्या होता है, बोलते हैं एक्सक्यूज मी महोदय, संविधान सभा एक संप्रभु निकाय थी, है और रहेगी। क्या, संविधान सभा एक संप्रभु निकाय थी, है और रहेगी। ठीक है। और बोलते हैं कि ये जो संविधान सभा है यह एक प्रकार का संप्रभु यानी कि अपने द्वारा स्वतंत्र एक निकाय है। यह किसी के कहने पर इसका क्या है, आह्वान नहीं होता है, यानी किसी के कहने पर यह इसका बैठक नहीं होता है और किसी कहने पर इसका जो है कि क्या विघटन भी नहीं होगा। ठीक। आज़ादी के मिलने के बाद से ही, आज़ादी मिलने के बाद से ही हमारी क्या होती है, हमें जब आज़ादी मिलती है और शक्तियाँ मिल गई तो हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई और यह संविधान सभा जनता, स्वतंत्र जनता के लिए उनका प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक। और एक और कानून पास होता है, एक और क्या होता है, प्रस्ताव पास किया जाता है कि जो संविधान सभा है इसका जो विघटन है वह ब्रिटिश सरकार या किसी भी सत्ता द्वारा नहीं किया जा सकता। क्या है, संविधान सभा का जो विघटन है, ठीक, वह ब्रिटिश सरकार या किसी अन्य सत्ता द्वारा नहीं किया जा सकता। संविधान सभा द्वारा एक चुना गया प्रतिनिधि यानी कि सभापति होगा। ठीक, उसी के तहत ही यानी कि उसी के इशारे पर ही यह संविधान सभा पूरी की पूरी क्या होगी, संचालित होगी। ठीक। फिर इसी को ध्यान में रखते हुए एक क्या हो जाता है, एक अधिनियम आता है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अस्तित्व में आता है। इसके तहत ये प्रावधान किया जाता है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय रहेगी, संविधान सभा एक संप्रभु निकाय रहेगी और संविधान सभा द्वारा किसी भी प्रकार का संविधान तैयार करने के लिए स्वतंत्र है। संविधान सभा जो है वह किसी भी संविधान का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। और इस अधिनियम के तहत ये भी प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के परिप्रेक्ष्य में जो नियम या कानून बनाए गए हैं, जो नियम या कानून बनाए गए हैं उन्हें समाप्त करने का भी अधिकार होगा। उन्हें समाप्त भी कर सकती है कौन, संविधान सभा, या उनमें परिवर्तन भी कर सकता है। ठीक है, उनमें क्या कर सकता है, परिवर्तन भी कर सकता है। किस अधिनियम के तहत, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या होता है कि मतलब 1947 के ही तहत फिर क्या होता है, कानून बनता है। कानून को संविधान सभा ही संविधान बना रही है और कानून को लागू करने के लिए ही संविधान सभा ही आगे काम करेगी, कानून लागू करने के लिए भी। यानी कि यह हम कह सकते हैं कि संविधान सभा जो है वह दो रूपों में काम कर रही थी। ठीक, एक तो संविधान बनाने का काम यानी कि संविधान सभा का काम कर रही थी और दूसरा कानून को लागू करने का काम कर रही थी यानी कि विधायिका का काम करती थी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों, एक जरूरी बात है कि जब संविधान सभा बतौर संविधान यानी कि संविधान निर्माण के तहत बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे। राजेंद्र प्रसाद। कब करते थे, जब संविधान सभा की बैठक जो है वह संविधान निर्माण के तहत होता था तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे। ठीक है, जब इसी सभा का बैठक, जब इसी सभा का जो बैठक है वह बतौर विधायिका के रूप में होता था तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर जी करते थे। कौन, जीवी मावलंकर। जीवी
मावलंकर जी करते थे, जीवी मावलंकर। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, जब संविधान सभा की बैठक संविधान बनाने के रूप में हो तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे। जब उस सभा की बैठक क्या है, विधायिका के रूप में हो रही है तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर जी करते थे। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की और भी विशेषता के बारे में जानते हैं हम। तो संविधान सभा की कुछ क्या होती हैं, क्या किया जाता है, अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि समितियों के बारे में अगर बात करिए, कमेटी के बारे में। ठीक है, तो संविधान सभा की जो समितियां होती है, 8 बड़ी समिति होती है और 13 छोटी समिति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का क्या है, मेन समितियों का नाम दे दिया गया है। तो चलिए समझते हैं इन समितियों के बारे में थोड़ा सा। 8 बड़ी समितियां कौन कौन सी होती हैं। ठीक, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। ठीक है, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति। इन तीनों समितियों की जो अध्यक्षता है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। कौन करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं, या फिर यह हम कह सकते हैं इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष होते हैं वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं। ठीक, और इसके बाद संचालन समिति और क्या है, प्रक्रिया नियम समिति। संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति, जाहिर सी बात है आप लोग जानते भी हैं, आप लोगों को बताया भी गया है कि संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष है वह राजेंद्र प्रसाद जी ही होते हैं। ठीक, तो इस तौर पर संचालन समिति यानी संविधान का क्या, संविधान सभा का जो संचालन है वह किस प्रकार से चलेगा, यानी संचालन किया जाएगा, और जो सभा का संचालन की जो प्रक्रिया है वह किस प्रकार से होगी, उसमें नियम कानून क्या होंगे संविधान सभा के लिए, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते हैं। ठीक, और आगे अगर बढ़ा जाए तो प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, यानी कि प्रांतीय संविधान समिति और इन दोनों समितियों की जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं, सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होते हैं। ठीक, और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति, बहिष्कृत क्षेत्रों की सलाहकार समिति है, इसमें भी 5 उप समितियाँ थी, यानी कि 5 और भी समितियाँ इसके अंतर्गत ही बनाई गई थी। ठीक, तो इनमें से 2 समितियां बेहद इंपॉर्टेंट हैं। मौलिक अधिकार संबंधित उप समिति, मौलिक अधिकार से संबंधित उप समिति जिसके अध्यक्ष क्या होते हैं, जीवी मावलंकर जी होते हैं। कौन होते हैं, जीवी मावलंकर जी होते हैं। और अल्पसंख्यक उप समिति, और क्या, अल्पसंख्यक उप समिति जिसके अध्यक्ष HC मुखर्जी जी होते हैं। कौन होते हैं, HC मुखर्जी जी होते हैं। मौलिक अधिकार उप समिति जीवी मावलंकर जो विधायिका के तौर पर अध्यक्ष होते हैं, यानी कि ड्राइव करते हैं संविधान सभा को, जीवी मावलंकर। और क्या है, अगर अल्पसंख्यक उप समिति की बात किया जाए तो HC मुखर्जी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, HC मुखर्जी। और HC मुखर्जी आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि HC मुखर्जी क्या है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष हैं, यानी कि उप अध्यक्ष है ना, उपाध्यक्ष। ठीक, और क्या है, एक और बच जाता है प्रारूप समिति। हाँ, एक बात और कि इनमें 3 और जो एक समितियां होती हैं। ठीक है, तो वो बेहद इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बता दिया गया। जैसे क्या है, क्या उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए, जनजाति क्षेत्रों के लिए समिति। ठीक, और क्या, असम को छोड़ करके असम और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम को छोड़ करके समिति, वो हो गया। असम को लेकर के या असम से संबंधित जो क्षेत्र है उनके लिए, और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों के लिए समिति है। ये सब क्या है, किसके अंतर्गत आते हैं, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति बेहद इंपॉर्टेंट समिति है ये प्रारूप समिति। ठीक, इसकी अध्यक्षता यानी कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति, ठीक, यह संविधान सभा के यानी कि संविधान के प्रारूप के लिए, ठीक है, इस समिति का गठन किया गया था। संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए इस संविधान सभा इस प्रारूप का क्या है, इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है,
संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। अब आगे क्या होता है, इस समिति को प्रारूप तैयार करने के लिए 8 महीने का टाइम दिया गया था। कितने महीने का? 8 महीने का टाइम दिया गया था। लेकिन ये जो समिति है, यह संविधान का जो प्रारूप है वह 6 महीने के भीतर भीतर, कितने? 6 महीने के भीतर भीतर ही अपनी जो रिपोर्ट होती है वह संविधान सभा को सौंप देते थे कि लीजिए महोदय, ठीक है। अपनी जो रिपोर्ट होती है वह 6 महीने के भीतर भीतर ही सौंप देते हैं संविधान सभा को। तो अब देख लेते हैं इस समिति में जो लोग इंटेलिजेंट लोग थे, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, मतलब कौन कौन से इस समिति के क्या सदस्य थे। ठीक, तो एक ट्रिक का निर्माण किए हैं, एक ट्रिक बनाए हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वो ट्रिक कैसी लगी आप लोगों को। क्या है? प्रारूप समिति के सदस्यों को याद करने की ट्रिक। ठीक, और ध्यान रखिए ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता ही है, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। अंबेडकर के मुंशी के 100 मुल्ला, अंबेडकर के मुंशी के 100 मुल्ला मीठी मधु के साथ गोपाल कृष्ण आए। अंबेडकर के मुंशी के 100 मुल्ला मीठी मधु के साथ गोपाल कृष्ण आए। अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इस समिति के अध्यक्ष थे वो खुद ही हो गए। के एम मुंशी जी, ठीक है, डॉक्टर के एम मुंशी। अब इसके बाद 100 मुल्ला, यहाँ से क्या है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला कौन होते हैं? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अब इसके बाद और अगला क्या है? मीठी टीटी कृष्णामाचारी। मीठी मतलब टीटी कर लीजिए, ठीक है, टीटी कृष्णामाचारी। ठीक, और एन माधवराव, मधु एन माधवराव, ठीक है, और गोपाल एन गोपाला स्वामी अयंगर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, और कृष्ण एन गोपाला स्वामी अयंगर, कृष्ण क्या? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। हो गए ना 7? 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है साथियों कि ये जो टीटी कृष्णामाचारी हैं ये डीपी खेतान की जगह आए। किसकी जगह? डीपी खेतान की जगह आए। ठीक, और ये एन माधव राव जो है वह बीएल मित्र की जगह लिए। किसकी जगह लिए? बीएल मित्र। उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से एन माधव राव आए और डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने की वजह से क्या टीटी कृष्णामाचारी उसके सदस्य बने। ठीक, अब इसके बाद ये तो हो गया प्रारूप समिति का। अब हम थोड़ी सी ध्यान देते हैं 13 छोटी समितियों में। तो जो छोटी समितियों में जो इम्पॉर्टेंट समिति है वह आप लोगों को यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है, उसके बारे में बता दिया जाएगा। और 2 3 4 जो है कि क्या है समितियाँ बच जाएंगी, तो उसको आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं, वैसे इम्पॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सदन समिति, अगर बात की जाए सदन समिति की, ठीक, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह क्या है? बी पट्टाभी सीतारमैया जी होते हैं। कौन होते हैं? बी पट्टाभी सीतारमैया जी। कार्य संचालन समिति की अगर बात किया जाए तो के एम मुंशी जी होते हैं। कौन होते हैं? के एम मुंशी जी। प्रेस दीर्घा समिति की जो अध्यक्ष होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेस दीर्घा इंपॉर्टेंट। प्रेस दीर्घा समिति ये अक्सर पूछता है परीक्षाओं में। उषा नाथ सेन, कौन? उषा नाथ सेन। सुप्रीम कोर्ट के लिए तदर्थ समिति, सुप्रीम कोर्ट के लिए तदर्थ समिति यश वर्धाचारी, कौन? यश वर्धाचारी। और स्टाफ समिति, स्टाफ समिति, ठीक है, कर्मचारी और वित्तीय समिति जो है यानी कि स्टाफ समिति, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं? राजेंद्र प्रसाद जी होते हैं। कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होते हैं। भाषाई प्रांत आयोग ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ये छाप लीजिए, ये समझ लीजिए कि ये परीक्षा में पूछ देता है। भाषाई प्रांत आयोग कौन होते हैं? यश के धर। कौन होते हैं? यश के धर। और नागरिकता तदर्थ समिति, नागरिकता तदर्थ समिति एस वर्धाचारी, इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? यश वर्धाचारी। और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं? बी पट्टाभी सीतारमैया जी होते हैं। बी पट्टाभी सीतारमैया जी होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आगे क्या होता है?
आगे हम बढ़ लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का जो गठन होता है, संविधान सभा के गठन का करने के लिए, ठीक, सभा का प्रारूप तैयार करने के लिए, यानी कि प्रारूप का मसौदा तैयार करने के लिए, किसके, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए कांग्रेस, क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कांग्रेस विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। ठीक, इसमें कितने अध्यक्ष होते हैं, इसमें 8 अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, 8 सदस्य होते हैं। ये कौन कौन से सदस्य थे देख लेते हैं थोड़ा सा। नेहरू के साथ एक और ट्रिक है, नेहरू के साथ हमारे वीर गाड़ी में गोपाल आए और आसफ मुंशी को ठेस लगी। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो कांग्रेस विशेषज्ञ समिति का जो अध्यक्ष होते हैं वह पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं। ठीक, अब इसके बाद समझते हैं पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू मतलब हुमायूं कबीर, और क्या है ये गाड़ी मतलब डी.आर. गाडगिल। कौन, डी.आर. गाडगिल जी। कौन, डी.आर. गाडगिल। और इसके बाद गोपाल आए, वही एन गोपालास्वामी अयंगर, आसफ अली। कौन, आसफ अली, के.एम. मुंशी और ठेसकेट केटी सेठ। ठीक है, एक बार फिर से, पीटी नेहरू जी, हुमायूं कबीर जी, डी.आर. गाडगिल, गोपालास्वामी अयंगर, आसफ अली, के.एम. मुंशी और क्या है ये कौन है, केटी सेठ। ठीक है, तो ये जो 8 सदस्य हैं, ठीक, कांग्रेस विशेषज्ञ समिति के 8 सदस्य हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको आप लोग क्या करिएगा, बेहद ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको नोट कर लीजिए। और भी हम क्या करते हैं, संविधान सभा के फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि संविधान सभा जो होती है, ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, संविधान तैयार कर लिया जाता है। ठीक, संविधान सभा, संविधान तो तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, कब तैयार होता है, 26 नवंबर 1949 को ही, कब, 26 नवंबर 1949 को ही संविधान तैयार कर लिया जाता है पूरी बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि इसके लागू होने की जो प्रक्रिया होती है, क्या, लागू होने की जो प्रक्रिया होती है वह कब होती है, 26 जनवरी होती है। ये कब लागू होता है, 26 जनवरी 1950 को किया जाता है। कब किया जाता है, 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो जाता है, तो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हो रहा है भाई, इसके पीछे का कुछ कारण है कि नहीं है। बिल्कुल, क्या जरूरत थी 2 महीने के इंतजार करने की, 26 नवंबर जबकि दिसंबर आते आते लागू हो जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इसके पीछे का एक रीजन है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, वो रीजन क्या होता है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, जरूर बताइएगा क्या रीजन हो सकता है। पता है 1929 में, कब, 1929 में कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए 1930 में, यानी कि 26 जनवरी 1930 में ही, 26 जनवरी 1930 में ही पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है। कब, 26 जनवरी 1930 में ही लाहौर, 1929 में जो कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन होता है उसके द्वारा घोषणा किया जाता है कि 26 जनवरी 1930 में हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, तो मनाया जाता है। ठीक है, और क्या होता है, इसी वजह से 26 जनवरी के ही दिन संविधान को इम्प्लीमेंटेशन पूरे देश में करवाया जाता है, और इसी दिन को ही हम क्या देखते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों और भी एक फैक्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दिया जाए कि जब संविधान लागू हो गया, यानी कि जब संविधान तैयार होता है, ठीक है, तो क्या संविधान जब तैयार होता है तो उसके जितने भी आर्टिकल्स थे, ठीक है, तैयार होने के बाद जब 26 जनवरी 1950 को लागू होता तभी जो है कि सभी के सभी आर्टिकल्स प्रभावशाली होते हैं, या जब जैसे ही संविधान तैयार हो जाता तब ही
संविधान तैयार होते ही यानी कि 26 नवंबर से ही वो प्रभावशाली यानी कि वो लागू हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी बात नहीं है जैसे ही संविधान तैयार होता है तैसे ही कुछ आर्टिकल्स जो होते हैं वह पुनः अपने आप ही क्या हो जाते हैं, लागू हो जाते हैं। जैसे अगर बात किया जाए नागरिकता से, चुनाव से, संसद से, ठीक है, और भी। तो आर्टिकल की बात किया जाए तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 324, 366, 367, ठीक, 379, 380 और 380 हो गया, 388, 391, 392, 393, ये जो आर्टिकल इतने होते हैं, ठीक, ये सब जब संविधान बन करके तैयार हो जाता है तो पुनः ये तुरंत ही क्या हो जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो जाते हैं, यानी कि यह लागू हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब संविधान बन करके तैयार हो जाता है तो ये जो आर्टिकल होते हैं यानी कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये भी पुनः समाप्त हो जाता है, ठीक है। और भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 ये भी स्वतः ही क्या कर दिया जाता है, यानी कि स्वतः ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन एक और आर्टिकल होता है, क्या होता है, प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम, प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम, क्षेत्राधिकार अधिनियम 1949, 1949, ठीक है। ये क्या होता है, ये लागू रहता है। एक बार फिर समझिएगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 ये दोनों अधिनियम जो होते हैं जैसे ही संविधान लागू होता है स्वतः ही समाप्त होता है। लेकिन उस समय प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम 1949 लागू रहता है। लेकिन फिर बाद में ये भी क्या होता है, ये भी अधिनियम समाप्त हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी फैक्ट की तरफ, संविधान सभा से संबंधित और भी फैक्ट की तरफ। तो क्या होता है, संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण कर लिया जाता है तो क्या होता है, संविधान का जो लेखन प्रक्रिया होती है, ठीक, संविधान की लेखन प्रक्रिया और संविधान में और भी कुछ और विशेष तथ्य होते हैं, इन सब के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होता है, अगर बात की जाए संविधान सभा में एक व्यक्ति को यानी कि एक जो महान व्यक्ति हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं कानूनी सलाहकार, संविधान सभा का जो कानूनी सलाहकार होते हैं, ठीक, वह किनको नियुक्त किया जाता है पता है आप लोगों को, बी.एन. राव जी को। किसको, बी.एन. राव जी को, ठीक, बी.एन. राव जी को, बी.एन. राव संविधान सभा का कानूनी सलाहकार या संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। किसको, बी.एन. राव जी को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। एच.बी.आर. अयंगर को संविधान सभा का मुख्य सचिव, कौन, सचिव घोषित किया जाता है, यानी कि चुना जाता है या फिर बनाया जाता है, ठीक। एच.बी.आर. अयंगर को संविधान सभा का क्या सचिव बनाया जाता है। और इसके बाद एल.एन. मुखर्जी इनको क्या बनाया जाता है, एल.एन. मुखर्जी जी को चीफ ड्राफ्टमैन, मुख्य प्रारूपकार बनाया जाता है, प्रारूपकार, ठीक है, चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया जाता है, ठीक। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब अगर बात किया जाए संविधान सभा की जो लेखन प्रक्रिया होती है वह किसके द्वारा किया जाता है, इटैली शैली में, ठीक, यानी कि प्रवाहदार शैली में जो संविधान का जो सुलेखन है वह प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, प्रेम
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा किया जाता है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसका जो क्या है सुंदरीकरण और इस पर आलेखन की यानी कि सौंदर्य जो करण होता है वह किसके द्वारा किया जाता है, तो आप लोगों को बता दिया जाए नंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा, व्यूहर राम मनोहर सिन्हा नंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा इस संविधान के प्रस्तावना और संविधान के अंदर का जो पेज होता है उसको अलंकृत किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश वर्जन का हो गया, संविधान के इंग्लिश वर्जन का ये सब प्रक्रिया हो गई। ठीक है, ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इंग्लिश वर्जन में लिखे थे। ठीक, और नंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा यह इंग्लिश का जो संविधान यानी कि अंग्रेजी में जो संविधान लिखित है, ठीक है, उनका सब क्या किए थे, अलंकृत किए थे। ठीक, अब इसके बाद अगर बात की जाए हिंदी वर्जन में, ठीक है, यानी कि हिंदी संस्करण, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी संस्करण जो लिखा गया था वह किसके द्वारा लिखा गया था। सब जो संविधान है, भारतीय जो संविधान है वह हिंदी संस्करण किसके द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को बता दें बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है, बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा, बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा, किसके द्वारा, बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा संविधान का हिंदी संस्करण लिखा जाता है। और इसका जो अलंकरण है वह किसके द्वारा किया जाता है, केवल नंदलाल बोस द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, नंदलाल बोस जी द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के दिन बस इतना ही, अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, जय हिंद।